सबको गुड मॉर्निंग। आ जाए लाइव फटाफट। चलिए, अभी तक दो लेक्चर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स के होता है, थोड़ा सा लेट हो गया है। लेट होने का रीजन था थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा था, इस वजह से थोड़ी लेट हो गई हैं। और अभी लाइव आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। ठीक है, आज हम बात करेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। किसकी बात करेंगे? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, अभी तक दो नए चैप्टर्स आपने देखे, दो नए कंसेप्ट को हमने सीखा। ये दो नए कंसेप्ट सिखाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था कि वहां से क्वेश्चंस बन के आते हैं, तो क्वेश्चंस बन के आते हैं तो आपको भी उसके बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। जिसमें पहली बात हमने शेयर की आपसे, बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी की जो बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या होती हैं और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, मतलब कौन कौन से मेजरमेंट लिए जाते हैं, कौन कौन सी विधियां ली जाती है ताकि उसको सॉर्ट आउट किया जाए। फर्स्ट लेक्चर जो था वही था। सेकंड, कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई। एक इकोनॉमी में मनी सप्लाई की जो कंसेप्ट है, ठीक है, उसको मेजर करना, कितने मनी सप्लाई को देना है, मनी सप्लाई को कैसे मेजर करेंगे, उनके अलग अलग तरीके, मनी के सोर्सेस क्या है, मनी सप्लाई के सोर्सेस क्या है, इन तमाम चीजों के बारे में हमने कल चर्चा की थी। तो दो लेक्चर्स में हमने दो कंसेप्ट सीखे हैं, साथ ही साथ उस स्टडी मटेरियल के अंदर आपको एमसीक्यूज भी दिया गया था, उसको भी करिएगा। आज हम चलते हैं अपने जो हमने अपने तैयार किए हुए नोट्स हैं उन पर चलते हैं, ठीक है, और बीच बीच में नए कंसेप्ट भी सीखते जाएंगे जो कंसेप्ट हैं, और कुछ और भी जो कंसेप्ट्स आते हैं निकल करके एग्जाम में या कुछ आ सकते हैं। ये सारा जो नोट्स बनाया गया है टू द फैक्ट बनाया गया है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, एंड जो आपका एनटीए का सिलेबस है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी पूछ ली जाती है, तो मैं सोच रहा था कि जब मैं पढ़ा रहा हूं तो उन एक्स्ट्रा चीजों को भी ऐड करूं ताकि कहीं आपको दिक्कत ना हो, बिकॉज फाउंडेशन क्लास में बेसिक चीजों को ऐड करना ही होगा, है ना। आज हम बात चैप्टर अगर हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो 7 लगभग चैप्टर्स में हमने इसको डिवाइड किए हैं, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज दी गई हैं, लगभग 100 के लमसम आपको प्रैक्टिस एमसीक्यू दी गई है विद नोट्स के साथ। नोट्स के अलावा भी आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू का एक पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है यूनिट नंबर 3 के अंदर, आप उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करेंगे यहां से चैप्टर नंबर 1 से, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। आज हम जानेंगे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या मीनिंग है और उसके क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, और यदि ये वीडियो YouTube पे भी अपलोड की जाएंगी, जैसा कि आज मैनेजमेंट ने कहा था मुझे कि सर ये वीडियो YouTube पे भी अपलोड की जाएंगी, क्योंकि एक लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुकी है हमारी, बेसिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमी ऑफ बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी का जो बेसिक प्रॉब्लम होता है तो उस पर अच्छा खासा आपने प्यार दिया है, तो इसी तरह से इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आप हमारे साथ कोर्सेज को परचेज करके यूजीसी नेट एग्जाम आगामी जो जून 2024 वाला है उसके मैं टारगेट बैच अनाउंस कर रहा हूं, जो कि आपको मार्च से देखने को मिल जाएंगी, एंड उसके फाउंडेशन बैच जो कि अप टू दिसंबर तक चलेंगी, वो दोनों बैचेस को ज्वाइन करके आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। पेपर 1 की भी क्लासेस ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में चलती हैं, एंड पेपर 2 कॉमर्स तो चल ही रहा है, साथ ही साथ पेपर 2 में इतिहास, हिंदी, भूगोल, अन्य अन्य सब्जेक्ट भी अपने यहाँ चलते हैं, और उसकी अच्छी खासी तैयारी होती है, जिसका डेमो आप हमारे एप्लीकेशन पे आकर के देख सकते हैं। कुछ वीडियोस यूट्यूब पे भी डाली गई, वहां भी देख सकते हैं। ठीक है, मैम सबके वीडियो भी यूट्यूब पे नहीं आए हैं तो वो भी आ जाएंगे। कुछ प्रशासनिक समस्या है, क्योंकि कहते हैं कि जो जेआरएफ होते हैं वो क्लासेस नहीं ले सकते, और भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। आई कैन मतलब आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। तो वो चीजें थोड़ी सी हैं कि मतलब वो कहीं एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं ले सकती हैं, लेकिन भाई हमारा उनके साथ एक अच्छा जुड़ाव है, एक अच्छा रिलेशन है। ठीक है, एक अच्छे शिक्षक होने के नाते वो आपके सेवा में तत्पर हैं, तो आप उनसे फायदे लेकर के पढ़ें। ठीक है, उनसे फायदे लें और पढ़ें। ठीक है, उसके वीडियोज में आपको एप्लीकेशन पे आपको दिखने को मिल जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन पे आइएगा, और भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप नंबर दिया गया रहता है, आप कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको पूरी की पूरी हेल्प जरूर की जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक का नाम है चैप्टर नंबर 1, ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1। टॉपिक है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग। तो भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स के मीनिंग अगर जानने हैं ना, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से निकला है ना, तो पहले इकोनॉमिक्स को जानना होगा, फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स को जानना होगा। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स से निकला है,
तो पहले इकोनॉमिक्स को जानेंगे फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स को जानेंगे। बोला अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स ओज इट्स ओरिजिन द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया। ठीक है भाई, अगर इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो एक ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया से आया है, which can be divided into two parts. Ecos means home and nomos means management, मतलब होम मैनेजमेंट। अगर इकोनॉमिक्स के बेसिक ग्रीक वर्ड के जो उसके मीनिंग है उसको जानेंगे तो मतलब होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट मतलब ये एक घर का नहीं, घर मतलब देखिए आपके लिए घर है, मेरे लिए तेजस से घर है, जो इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चला रही हैं उनके लिए वही उनका घर है। रिलायंस अंबानी जी के लिए रिलायंस इंडस्ट्री एक घर है, उसका मैनेजमेंट नहीं। तो वहां होम मैनेजमेंट करने का मतलब केवल घर का मैनेजमेंट नहीं है। होम मैनेजमेंट का मतलब कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो चला रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन को होल्ड कर रहा है, उसकी पूरी की पूरी मैनेजमेंट व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करना। बोला कि द टिल द 19th सेंचुरी इकोनॉमिक्स एज नोन एज पॉलिटिकल इकोनॉमी। भाई अगर 19th सेंचुरी तक की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल इकोनॉमी के रूप में जाना जाता था। द बुक नेम्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन 1776 एडम स्मिथ। ठीक है, 1776 एडम स्मिथ जी की एक किताब है, स्मिथ सर की किताब है जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, जो कि 1776 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी, एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई है। इस कंसीडर एज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, इसे फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। तो फर्स्ट मॉडर्न बुक ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? तो सर फर्स्ट मॉडर्न वर्क्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ जी के द्वारा की गई है, जिसमें उन्होंने इस कार्य के लिए उन्होंने किताब लिखी जिसका नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो कि 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1776 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, कोई कभी कभी बुक के नाम भी पूछते हैं, तो मैं लगभग लास्ट में कुछ ऑथर्स और उसके नाम, इकोनॉमिक्स से संबंधित जो बुक्स उन्होंने लिखी हैं उनके नाम लिखूंगा, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। Economics is the science that deals with the production, exchange and consumption of various commodities in economic system। मतलब इकोनॉमिक्स का मतलब है, इकोनॉमिक्स एक साइंस की तरह है। इकोनॉमिक्स क्या है? एक साइंस की तरह है जो कि डील करता है, किसके साथ डील करता है भैया? वो डील करता है सर प्रोडक्शन के साथ। किसके साथ डील करता है? प्रोडक्शन के साथ डील करता है। वो डील करता है एक्सचेंज के साथ। किसके साथ डील करता है? एक्सचेंज के साथ डील करता है। वो डील करता है कंजम्पशन के साथ एंड कंजम्पशन ऑफ वेरियस कमोडिटीज इन इकोनॉमिक सिस्टम। एक इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत प्रोडक्शन, एक्सचेंज, कंजम्पशन, इन सभी चीजों को डील करना किसका काम है भाई? इकोनॉमिक्स का काम है। किसका काम है? इकोनॉमिक्स का काम है। इट्स सो हाउ स्क्वायर रिसोर्स, नहीं इकोनॉमिक्स को अगर बेसिक तरीके से जानना है, मतलब डेप्थ, एक ही बात वो कोर वैल्यू निकाल के लाता है। क्या वैल्यू निकाल के लाता है? हाउ स्क्वायर रिसोर्स, हाउ स्क्वायर रिसोर्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज वेल्थ एंड ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, कि मतलब जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन स्केयर रिसोर्स, स्केयर मात्रा में है, मतलब कम मात्रा में है, उसकी उपलब्धता कम है, उसकी उपलब्धता की कमी को ध्यान दिए बिना उसको ऐसे यूज करना है, ऐसे यूज करना है कि हमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके दे सकता हो। क्या कर सकता हो? हमें मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करके दे सकता हो। तो उसे कहेंगे इट हाउ स्केयर रिसोर्स कैन बी यूज टू इंक्रीज वेल्थ एंड ह्यूमन वेलफेयर। The central focus of economics is on the scarcity of resource and choice among their alternative use। मतलब इकोनॉमिक्स का जो सेंट्रल फोकस है वो फोकस है स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कहां पर है? स्कारसिटी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स जो है वो स्केयर है, स्कारसिटी है उसकी उपलब्धता कम है। चॉइस अमंग देयर अल्टरनेटिव यूज, चॉइस अमंग देयर अल्टरनेटिव यूज, और वहां पर आपको चॉइस करने पड़ेंगे कि मतलब इसको कितने तरीके से, अल्टरनेट तरीके से मैं यूज करूं ताकि ये बेहतर यूज, मतलब बेहतर तरीके से यूज करके इसका मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ले सकता हूं। ये एक इकोनॉमिक्स का सोच होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमम तरीके से यूज करूं। नहीं, इसी में आती है जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ना, तो जब बिजनेस की, जब प्रॉफिट की बात करते हैं तो बिजनेस में दो तरह के प्रॉफिट होते हैं। एक होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट और एक होता है इकोनॉमिक प्रॉफिट। अब वहां पर हम एक बेसिक डिफरेंस आपको दिखाएंगे तो देख करके आप चौंक जाओगे। इसी चैप्टर में है, ठीक है, इसी चैप्टर में है, वो चौंक जाएंगे। क्यों चौंक जाएंगे? तो चौंक इसलिए जाएंगे कि भाई हम क्या करते हैं, जब मैं अपनी मेहनत लगा रहा हूं, मैं अपनी मेहनत, अगर मान लीजिए कोई अपनी खुद की काम करता है या खुद के घर में बिजनेस करता है, तो मान लीजिए कि वो बिजनेस का प्रॉफिट तो कैलकुलेट कर लेता है, लेकिन वो कभी अपने घर के रेंट की बात नहीं करता है।
वो अपने घर के रेंट की बात नहीं करता है, मतलब घर का रेंट नहीं काटता है उस प्रॉफिट में से। क्यों नहीं काटता है? नहीं, तो अकाउंटिंग ये चीज अलाउ ही नहीं करती है। अकाउंटिंग कहती है केवल क्या करना है, एक्सटीरियर एक्सपेंसेस, जो बाहरी दिख रहा है वही एक्सपेंसेस केवल क्या करना है, रेवेन्यू में से घटाने हैं और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। लेकिन जब इकोनॉमिक्स की बात आती है, ठीक है, तो वो कहता है नहीं सर, एक्सटीरियर एक्सपेंसेस के साथ साथ इंटीरियर एक्सपेंसेस जो है, वैसे एक्सपेंसेस जो है जो कि छुपी हुई है उसको भी घटाओ। तो जैसे ही वहां घटाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट कम होती है, लेकिन इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो आपकी एक्चुअल वर्थ बता के देगी। बिकॉज ये कि अगर मान लीजिए कि आप अपना घर उस बिजनेस के लिए यूज नहीं करते, तो निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं उस घर की और रेंट कोई और पे कर रहा होता ना, तो वहां से भी एक इनकम जनरेट होती रहती। लेकिन आपने बिजनेस में यूज कर लिया तो वो इनकम आपको जनरेट करके नहीं दे रहा है। बात समझे? ये सुनो, चलिए अगला है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग डेफिनेशन दी गई है। सबसे पहला स्मिथ जी का डेफिनेशन है, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड कॉजेस ऑफ नेशन वेल्थ, और सिंपली एज द स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स कुछ और कुछ नहीं, स्टडी ऑफ वेल्थ है। बहुत बढ़िया सर। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल जी क्या कहते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट इंक्वायर्स हाउ ही गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही यूजेस इट। मतलब होता है कि ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस कि हम कैसे अपने इनकम को प्राप्त करेंगे, किस तरह से इनकम कमाएंगे, और कितना इनकम हम क्या करेंगे, खर्च करेंगे, कितना इनकम हम खर्च करेंगे। इन वन व्यू इट इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड अदर हैंड इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी ऑफ मैन। यह एक व्यक्ति और उसके वेल्थ, उसकी जो धन है उसकी अध्ययन है, कि वो चाहता है, वो आदमी चाहता है कि मैं कहां से इनकम जनरेट करूंगा और उस इनकम को खर्च कहां किया जाएगा। और हमेशा अपने इनकम को ऐसी जगह खर्च करनी चाहिए ताकि वो हमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन प्रदान करे, मैक्सिमम यूटिलिटी प्रदान करे। मतलब यूटिलिटी का मतलब होता है संतुष्टि, ज्यादा से ज्यादा हमको संतुष्ट करे, ऐसी जगह खर्च करनी। एक मिनट चाय खत्म कर लेता हूं, तो ये बेचारे पानी हो जाएंगे। चाय पीने की बुरी आदत है, लेकिन एक बार चलिए अगला, अकॉर्डिंग टू लियोन चार्ल्स रॉबिन्सन, economics is a science which study human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative use। मतलब कहता है कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो कि स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज। मतलब उसके जो स्क्वायर मीन्स है उसको विच है, और उसके और बहुत सारे जो ऑल्टरनेटिव यूज हैं उसके बारे में। अगली है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में दो पार्ट आएंगी। पहली आएंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि आपका क्लास 11th एंड 12th का है। क्लास 11th एंड 12th का है, ठीक है, क्लास 11th एंड 12th का है। और जो यूजीसी नेट कॉमर्स नहीं, जो बैच जो कोर्स बनाया गया है उसमें हमने क्लास 11th 12th की जो एनसीईआरटी किताब है उसको भी हमने ऐड ऑन किया है, ठीक है। तो अगर आपको और ज्यादा बेसिक जाननी हो तो उसको भी आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट्स दिक्कत आती हो तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, डाउट क्लासेस में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं डाउट क्लासेस भी प्रोवाइड करता हूँ। तो जो बच्चे ऑफलाइन आएंगे ऑफलाइन, और ऑनलाइन के वाले के लिए मैंने कहा है कि आप आराम से कॉन्सेप्ट को पढ़ो, जो कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम होती है आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं गूगल मीट पर करवा लूंगा, ठीक है। क्योंकि एप्लीकेशन में फिर मैं करूंगा, रिकॉर्डेड रहेंगे तो फिर वो आप बोल नहीं पाते उस टाइम, लेकिन गूगल मीट पे रहती है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, जो कि सप्ताह में एक दिन चलती है, शनिवार के रोज। क्लास 11th एंड 12th बोला इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का ब्रांच है दैट स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूमर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द मार्केट। किसी मार्केट में इंडिविजुअल कंज्यूमर्स और ऑर्गेनाइजेशन का अध्ययन करना, उसके बिहेवियर का अध्ययन करना क्या कहलाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाता है। इट फोकसेज ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। ये किस पे फोकस करता है सर, तो ये फोकस करता है डिमांड के ऊपर, सप्लाई के ऊपर, प्राइसिंग के ऊपर, आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, ठीक है। किस पे करेगा, ऑन द डिमांड एंड सप्लाई, प्राइसिंग एंड आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन। अगली है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स।
क्या है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन द इकोनॉमी एज अ होल एंड डील्स विद द इश्यू रिलेटेड टू नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, इन्फ्लेशन, रिसेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये तमाम चीजें किसमें आएंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। वो माइक्रो में आएंगी, ये मैक्रो में आएंगी। स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो उसका जो एरिया है वो कुछ इस तरह से है। इकोनॉमिक्स का यूज माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो ही रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में है, इंटरनेशनल एरिना में हो रहा है, पब्लिक फाइनेंस में हो रहा है, वेलफेयर में हो रहा है, हेल्थ में हो रहा है, इन्वायरमेंटल स्टडी में हो रहा है, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट में भी इकोनॉमिक्स के प्रयोग हो रहे हैं। अगली आपकी नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। इकोनॉमिक्स के नेचर की अगर हम बात करेंगे तो वो इकोनॉमिक्स एक साइंस की तरह काम करता है, इकोनॉमिक्स आर्ट्स की तरह काम करता है। इकोनॉमिक्स किसी मानव के सोशल बिहेवियर का अध्ययन है, इसलिए वो एक सोशल साइंस है। किसी भी इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के बिहेवियर का अध्ययन या बिहेवियर जो कि बिल्कुल रिलेट करता है किससे, सोशल साइंस से। किससे रिलेट करता है, सोशल साइंस से करता है। assumption in economics, the three important assumptions in economics are follow, ठीक है। थ्री इंपॉर्टेंट assumptions in economics are follow। पहला है consumers have rational preference, कंज्यूमर के पास जो प्रेफरेंस होना चाहिए क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। मतलब कस्टमर समझदार व्यक्ति होना चाहिए, समझदारी से वो क्या करे, किसी चीज को प्रेफर करे, क्योंकि उसके पास जो इनकम है, जो पैसा है, वो एक सीमित मात्रा में है, तो उसको ऐसी जगह खर्च करे ताकि वहां से उसे मैक्सिमम यूटिलिटी आ सकती हो। अगला एग्जिस्टेंस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, अगर इकोनॉमिक्स अपने रूप में तभी अच्छे से कायम रह पाएगा जब मार्केट क्या होंगी, परफेक्ट कंपटीशन में होंगी। According to this assumption, there is a perfect competition in an economy wherein there are numbers of buyer and seller, जहां पर बहुत सारे buyers and sellers काम करते हैं। Next है existence of equilibrium. As per this assumptions, equilibrium exists where both consumers and entrepreneurs achieve maximum satisfaction। और इकोनॉमिक्स का assumption ये भी है कि भाई existence of equilibrium, equilibrium होनी चाहिए जहां पर जो एंटरप्रेन्योर है, जो उस वस्तु को बना रहा है, जो प्रोड्यूसर है वो भी, और जो उसके कंज्यूमर है, कस्टमर है, वो दोनों मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उनको मिल सके, ठीक है। तो वो जाएगी इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएंगे। अगला है बिजनेस इकोनॉमिक डेफिनेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ लिंक बिटवीन टू डिसिप्लिन विच आर मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स एक लिंक की तरह काम करता है दो चीजों में, मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के बीच में। The management discipline focus on a number of principles that aid the decision making process of organization। मैनेजमेंट डिसिप्लिन क्या करता है, तो वहां पर एक बहुत सारे नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स इस चीज के लिए फोकस करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। किसके लिए फोकस करते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑन अदर हैंड, इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू द ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स फॉर अटेनिंग द सेट ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरा का पूरा चैप्टर हमने इसमें बनाया हुआ है। ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो पूरा पूरा चैप्टर हमने बनाया हुआ है, क्योंकि आपके यूजीसी नेट सिलेबस में ये बिल्कुल एक अलग टॉपिक ही डिफाइन किया गया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पर हमने कहा कि भाई मैनेजमेंट ये चाहता है कि वहां पर जितने सारे प्रिंसिपल्स हैं उस प्रिंसिपल्स को मिलाकर के हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सके। एंड अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वो कहा कि इकोनॉमिक्स रिलेट करता है ऑप्टिमम अलोकेशन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स, जो रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड है उसका ऑप्टिमम अलोकेशन करना, ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है उसको, जो हमें ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उसको अच्छे से अटेन किया जाए, उसको वहां तक वो पहुंचा जाए, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट डिसिप्लिन, ठीक है। अब दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज दैट डिसिप्लिन विच डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी इकोनॉमिक थ्योरी है उसको एप्लीकेशन करना, उसको अप्लाई करना टू बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में इट लाई ऑन द बॉर्डर लाइन, ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे काम कर रहा है बिटवीन इकोनॉमिक बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, एंड सर्व अ ब्रिज बिटवीन टू डिसिप्लिन। मतलब ये दो डिसिप्लिन है हमारे पास, एक है इकोनॉमिक्स, एक है मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट। इन दोनों के बीच लिंक का काम करता है कौन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो भाई अभी मैं आपने बात की मैनेजमेंट क्या कर रहा है, मैनेजमेंट चाह रहा है कि जितने भी थ्योरी हैं, प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के, उससे हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अच्छा कर सके। और इधर जो इकोनॉमिक्स है वो चाहता है कि जो भी हमारे पास स्केयर रिसोर्स हैं उसको हम इस तरह से खर्च करें ताकि जो
ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं, क्या किए गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव सेट किए गए हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसको अटेन किया जा सके। जब दोनों को आपस में मिला देंगे तो जो भी हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरी हो उसको इस तरह से अप्लाई करनी है ताकि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है उसको अच्छे से हम क्या कर सके, मतलब उसको अच्छे तरीके से, मतलब एक लेवल को हम क्या कर सके, अटेन कर सके। मान लीजिए जो चीजें हमने प्लान पहले से सेट की हैं उस सेट प्लान को क्या कर सकूं, पा सकूं, ऐसा सोचा जाता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर। अगली है भैया बिजनेस इकोनॉमिक्स ऑल्सो रेफर्ड एज मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब दूसरा नाम भी यहां पर सामने आ जाएगा कि भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या कहते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्यों करते हैं, तो उसके बारे में दिया गया एक्सप्लेनेशन, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस। ये क्या करता है कि जो हमारे इकोनॉमिक थ्योरी है उसको इंटीग्रेट करता है, क्या करता है, इंटीग्रेट करता है विद बिजनेस प्रैक्टिस, बिजनेस प्रैक्टिस के साथ इंटीग्रेट करता है फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस के लिए, फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग के लिए, एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के फॉरवर्ड प्लानिंग के द्वारा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसीलिए इसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के दो नाम हो गए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। क्यों ऐसा नाम कहा गया, क्योंकि कहता है कि ये बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये इंटीग्रेट करता है इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिस फॉर द पर्पस ऑफ फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग बाय मैनेजमेंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अप्लाइड इकोनॉमिक्स, जिसे क्या कहा जाएगा, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा इसे, अप्लाइड इकोनॉमिक्स कहा जाएगा, ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स मीट्स दीज नीड्स ऑफ द बिजनेस फर्म, दिस इज इलिस्ट्रेटेड इन द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन। अब यहां पर जो हमने कहा कि इंटीग्रेट करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, नहीं, डिसीजन मेकिंग के लिए इंटीग्रेट करता है, उसको आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। बोला कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी, और वहां है डिसीजन प्रॉब्लम इन बिजनेस, ठीक है, डिसीजन प्रॉब्लम्स इन बिजनेस। अब बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा कि जो भी एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी टू सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम, एक तरफ हमारे पास रहती हैं विधियां, देखिए जब भी समस्या आती है जीवन में तो एक तरफ क्या रहता है, उसका उपाय रहता है, जिस उपाय को क्या करके, प्रयोग करके, जिस उपाय को लगाकर उस समस्या को हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक तरफ हमारी होती है समस्या, एक तरफ होती है समस्या, एक तरफ रहता है उसका उपाय। भाई मानव की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो सिर्फ समस्या को देखता रहता है, सिर्फ समस्या को, समस्या मतलब समस्या आई तो उसी को देखे जा रहा है, कभी भी वो अपने मेथोडोलॉजी को नहीं देखता, अपनी थ्योरी को नहीं देखता, अपने प्रोसेस को नहीं देखता है जिससे वो उस प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, वो उस चीज को नहीं देखता है ना। तो भाई हमें देखने ये चाहिए कि कौन से हमारे क्या है, कौन से हमारे पास थ्योरी है, मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है, जिससे उस प्रॉब्लम को हम ठीक कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को झट से क्या करनी है, अप्लाई कर देनी, क्या करनी है, अप्लाई कर देनी है। और आपको बिजनेस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, जो बिजनेस के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना है। अगली है ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रॉब्लम, और ऐसा सॉल्यूशन करना है जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो, मतलब इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है। कोई मुझे जब भी मैं कुछ बात कहता हूं या कोई प्रोसेस, कोई भी काम, तो वहां पर एक विचार चीज निकल के आती है, कहते हैं क्या पता है वो, इससे आपको हर एक चीज परफेक्टली चाहिए, आपको हर एक चीज ऑप्टिमम चाहिए, ऐसा क्यों। तो कहा कि मैंने भैया ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मैंने जो विषय को पढ़ा है वो मुझे सिखाया है कि अगर कोई सॉल्यूशंस निकाल रहे हो तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होनी चाहिए। अगर कोई रिसोर्स आपके पास स्केयर है उसको ऐसे यूज करो ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जनरेट कर सके, चाहे वो घर के खाने में बात हो, घर की मैनेजमेंट की बात हो, या कुछ भी ऐसे कुछ मैटर ऑफ फैक्ट, उसके ऑप्टिमल सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। कहां जाएंगे हम, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे, बात समझे, कहां जाएंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। अब यहां पर इकोनॉमिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। अब यहां पर बात निकल के आती है कौन सी, इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब यहां पर देखिएगा इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड मेथोडोलॉजी में बात करेंगे, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ द फर्म, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिहेवियर ऑफ फर्म, मार्जिनल एनालिसिस, क्या हो जाएगा, मार्जिनल एनालिसिस, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। चलिए उसके बाद बिजनेस मैनेजमेंट में आ जाएंगी डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स,
जिसमें सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना, कि भाई कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट का सिलेक्शन, उसकी प्राइसिंग और कितना बनाएंगे, ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इस बेसिक प्रॉब्लम्स को मैं पहले ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूं, और इसको सॉल्यूशंस कैसे निकालेंगे वो भी मैं डिफाइन कर चुका हूं, और उसके वीडियो भी यूट्यूब पे डाले गए हैं, तो आप उसको जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आई बटन में लिंक होगा, आप वहां भी जाकर के उसको देख सकते हो, है ना। कि भाई डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स में सबसे पहला प्रॉब्लम्स क्या आएगा, प्रोडक्ट का सिलेक्शन, उसकी प्राइसिंग और उसकी आउटपुट, प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्राइसिंग एंड आउटपुट। अगली प्रॉब्लम्स है इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, भाई इतना इन्वेस्टमेंट कहां से लाओगे। उसके बाद है प्रोडक्ट प्रमोशन स्ट्रैटेजी, प्रोडक्ट को प्रमोट करने की कौन कौन सी स्ट्रैटेजी होंगी, एडवर्टाइजिंग कैसे करेंगे। नेक्स्ट है आपकी हायरिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ मैन पावर, ठीक है, मैन पावर को हायर और ट्रेंड कैसे किया जाएगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स, एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक कंसेप्ट टू सॉल्व मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स, और जो कि आएगी ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू बिजनेस डिसीजन प्रॉब्लम्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या करेगा, जो भी हमारे इकोनॉमिक्स कंसेप्ट हैं, थ्योरी है, मेथोडोलॉजी है, उसको अप्लाई करेगी टू सॉल्व, क्या करने के लिए, सॉल्व मैनेजमेंट डिसीजन प्रॉब्लम्स, मैनेजमेंट डिसीजन की जो डिसीजन प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगी। अगली है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो बोला बिजनेस इकोनॉमिक्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स सर बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। क्या है बिजनेस इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज माइक्रो इकोनॉमिक्स इन कैरेक्टर, वो कैरेक्टर में कैसा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। दिस इज ऑल्सो बिकॉज इट स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट। क्यों, क्योंकि यहां पर हम किसी एक बिजनेस यूनिट के इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को ही क्या करेंगे, सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ना कि इंटायर इकोनॉमी की। इंटायर इकोनॉमी की हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पर इंटायर इकोनॉमी से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इंटायर इकोनॉमी किसका पार्ट होता है, मैक्रो MACRO, मैक्रो इकोनॉमिक्स का होता है। जबकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हमारे इंडिविजुअल बिजनेस यूनिट है उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसकी जो मैनेजमेंट है, हम उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। अगली आपकी नॉर्मेटिव साइंस, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, एक नॉर्मेटिव साइंस है। इट इज कंसर्न विद व्हाट मैनेजमेंट शुड डू अंडर पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, कि भाई ये कंसर्न करता है कि मैनेजमेंट को किसी भी पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में, पर्टिकुलर सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। इट डिटरमाइन द गोल्स ऑफ इंटरप्राइजेस, ये क्या करता है, गोल्स डिटरमाइन करता है, गोल्स ऑफ इंटरप्राइज, मतलब इंटरप्राइज के क्या गोल्स है उसको डिटरमाइन करता है। देन इट डेवलप्स द वे और टू अचीव दीज गोल्स, और फिर नॉर्मेटिव साइंस क्या करता है, पहले उसके गोल सेट करता है, और फिर उस गोल को सेट करने के लिए, उसको गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करता है, उसको नॉर्मेटिव साइंस। अगली है प्रेगमेटिक, अगली विशेषता क्या है, प्रेगमेटिक। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रेगमेटिक, इट कंसंट्रेट्स ऑन मेकिंग इकोनॉमिक थ्योरी मोर एप्लीकेशन ओरिएंटेड है। इसका काम होता है कि इकोनॉमिक थ्योरी को ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन ओरिएंटेड बनाया जाए, अप्लाई किया जाए। इट ट्राइज टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स इन देयर डे टू डे फंक्शनिंग, और इसको इस तरह से भी यूज किया जाए, अप्लाई किया जाए कि वो हमारे डे टू डे जो फंक्शंस हैं, मैनेजमेंट के जो डे टू डे फंक्शंस हैं, उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको भी वो ठीक करे। प्रिस्क्रिप्टिव, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव रेदर देन डिस्क्रिप्टिव, ये डिस्क्रिप्टिव से अच्छा प्रिस्क्रिप्टिव है। इट प्रिस्क्राइब सॉल्यूशन टू वेरियस बिजनेस प्रॉब्लम। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है केवल वहां पर बिजनेस के प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब किया जाएगा। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब है कि वहां पर बिजनेस इकोनॉमिक्स से जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्क्राइब भी किया जाएगा, और उसको ठीक करने के लिए, उसको सही करने के लिए सॉल्यूशन भी प्रदान किए जाएंगे। उसे कहा जाता है भैया प्रिस्क्रिप्टिव। क्या कहा जाता है उसको, प्रिस्क्रिप्टिव। अगली है यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक्स आल्सो यूजफुल टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक प्रोवाइड इंटेलिजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस ऑपरेट। देखिए ये मैक्रो इकोनॉमिक्स भले ही ना हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स की पूरी बात नहीं करता हो, लेकिन इसकी विशेषता यह है कि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज करेगा। क्यों यूज करेगा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इसे जानकारी देंगी कि जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस चल रहा है वो इन्वायरमेंट कैसा है, जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस चल रहा है वो इन्वायरमेंट कैसे है, क्या है। मैनेजमेंट ओरिएंटेड, क्या सी मैनेजमेंट ओरिएंटेड, जो बिजनेस बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड है।
The main aim of managerial economics is to help the management in taking correct decision and preparing plans and policies for the future. Management, the main managerial economics का मेन एम क्या होता है? मेन एम होता है हेल्प द मैनेजमेंट में हेल्प करना इन टेकिंग करेक्ट डिसीजन लेने के लिए, एंड प्रिपेयरिंग प्लान्स को प्रिपेयर करना, एंड पॉलिसी फॉर द फ्यूचर के लिए प्लान्स एंड पॉलिसी को प्रिपेयर करना. Note, there are two category of business issues to which economic theory can to be directly applied, namely, भाई हमारे पास जो बिजनेस इश्यूज होते हैं उसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इंटरनल एंड ऑपरेशनल इशू. अगर इंटरनल और ऑपरेशनल इशू की बात होगी तो वहां पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को अप्लाइड करेंगे. एंड दूसरी है अगर हमारा एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इशू होगा, मतलब जिस इन्वायरमेंट में बिजनेस चल रही है उसके एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज वहां पर होंगे, तो वहां पर मैक्रो इकोनॉमिक्स यूज किया जाएगा. क्या यूज किया जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड किया जाएगा. दो यूज होंगे. माइक्रो इकोनॉमिक्स तब यूज होंगे जब इंटरनल और ऑपरेशनल इशू की बात होगी. किसकी बात होगी? इंटरनल और ऑपरेशनल इशू की बात होगी. मैक्रो इकोनॉमिक्स तब अप्लाई किया जाएगा जब इन्वायरमेंटल इश्यूज की बात होगी. किसकी बात होगी? इन्वायरमेंटल इशू की बात होगी. अगली है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. अगली क्या है? स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि हमारा मीनिंग और स्कोप, ये अब स्कोप हम पढ़ने जा रहे हैं. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे. सबसे पहला है डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग. Demand analysis and forecasting. Demand analysis is a process to identifying potential consumers, the amount of goods they want to purchase and the price they are willing to pay for it. Demand analysis का मतलब कि वह प्रोसेस जिसके थ्रू हम पोटेंशियल कंज्यूमर्स को पहचाने. क्या करें? पोटेंशियल कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करें, पहचाने. द अमाउंट ऑफ गुड्स, जो वो कितना अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज करना चाहते हैं, एंड उसके लिए वो कितना प्राइस देने को तैयार है. इन सभी चीजों के बारे में फोरकास्ट करना डिमांड एनालिसिस कहा जाएगा, फोरकास्टिंग कहा जाएगा. दिस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनालाइज द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स एंड टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंगली, एंड हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशंस इन बिजनेस प्लानिंग एंड डिसाइडिंग ऑन स्ट्रेटेजिक इशू. बोला कि यह प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि एनालाइज करता है डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट की क्या डिमांड्स हैं, produce accordingly, and helping organization in business planning and deciding the strategic issue. Strategic issue को क्या करेगा? डिस्कस करेगा. ठीक है, बिजनेस प्लानिंग में हेल्प करेगा. अगली है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, CBA. बोला कि बाय एनालाइजिंग कॉस्ट मैनेजमेंट कैन एस्टिमेट कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली. ठीक है, बोला कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस. कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि कितना कॉस्ट हम वहां पर डाल रहे हैं, लागत कितनी आ रही है, और वहां से हमें कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है. क्या होने वाला है? वहां से हमें कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है. तो बोला कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस की अगर हम बात करेंगे तो बोला बाय एनालाइजिंग कॉस्ट मैनेजमेंट कैन एस्टिमेट कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर रनिंग द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली. कॉस्ट एनालिसिस हेल्प्स फॉर्म इन डिटरमाइनिंग हिडन एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट and taking measure for effective cost control. Cost analysis help करता है फॉर्म्स को किस चीज के लिए? डिटरमाइनिंग हिडन एंड अनकंट्रोलेबल कॉस्ट. मतलब जो कॉस्ट हिडन है, अनकंट्रोलेबल है, उसको डिटरमाइन करने के लिए, एंड टेकिंग मेजर्स फॉर इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल, और ऐसा मेजर्स लेना जो कि इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल को प्रमोट करता हो, आगे बढ़ाता हो. ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI. और यही चीज, और ये एक और डिवाइड, मतलब क्या करता है? डिटरमाइन करता है. क्या चीज डिटरमाइन करता है? तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. क्या डिटरमाइन करता है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. मतलब कोई इन्वेस्टमेंट हम लगा रहे हैं, उससे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है. अगली भैया है प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस. प्राइसिंग इज वन ऑफ द की एरिया ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स. प्राइसिंग जो है वो बहुत बड़ा की एरिया है किसका? बिजनेस इकोनॉमिक्स का. इट इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग the value of product or service that an organization receive in exchange for its product services. बोला कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर उस प्रोडक्ट और सर्विस की वैल्यू फाइंड करना जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन रिसीव कर रहा है एक्सचेंज फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस. मतलब अपनी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए जो उसे अपनी वैल्यू प्राप्त हो रही है, उस वैल्यू को क्या करना? फाइंड करना. मान लीजिए कि प्राइसिंग बहुत बड़ा मैटर करता है कि अगर प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ा दी तब भी समस्या है. प्राइसिंग बहुत कम कर दी, अगर आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे थे और वहां से आपने प्राइसिंग ड्रॉप शुरू कर दिया, तो ये एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट करता है किसके? कंज्यूमर्स के दिमाग में.
ठीक है। और आप मान लीजिए शुरुआती प्लेयर्स हैं और आपने कॉस्ट बहुत ज्यादा रखा है, तो भी वो क्या है ना कहीं ये कहता है कि नहीं ये बहुत ज्यादा क्या कर रहा है, चीजों को मैनिपुलेट कर रहा है। भाई अभी तुरंत बिजनेस खोला है, तुरंत इसकी प्राइसिंग, तो वही प्राइसिंग बहुत बड़ा की इशू हो जाता है कि हम किस लेवल पर जा रहे हैं, ये हमारा कस्टमर सेगमेंट क्या है, हमारा टारगेटिंग कस्टमर क्या है, हमारा टारगेटिंग कस्टमर सेगमेंट, और हम किस लेवल पर काम कर रहे हैं। इन तमाम तरह की जो बातें हैं इन सबको ध्यान में रखकर ही प्राइसिंग डिसाइड किया जाता है। ठीक है। अगली है हमारी, द प्रॉफिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अ ग्रेट डील ऑन इट्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड पॉलिसी। बिजनेस इकोनॉमिक्स इंक्लूड various pricing related concepts such as pricing methods, product line pricing, price forecasting. अगली है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट जनरेशन एंड मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दें, एनपीओ को छोड़ दें, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं सबका जो मेन एम होता है वो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। क्या करना? मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करना। In order to maximize profit, organization need to have complete knowledge about various economic concept. ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमाइज करना है तो ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। सब किसकी नॉलेज होनी चाहिए? कंप्लीट नॉलेज। तो कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए उसको अलग अलग इकोनॉमिक्स कंसेप्ट की, प्रॉफिट पॉलिसी की, टेक्निक्स की एंड ब्रेक इवन एनालिसिस की। इन तमाम जो कंसेप्ट हैं उसके बारे में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, अच्छी जानकारी होनी चाहिए। प्रॉफिट इज द रेवेन्यू रिमेनिंग आफ्टर ऑल कॉस्ट आर पेड। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट वो रेवेन्यू मतलब वो रेवेन्यू बचा हुआ रेवेन्यू है जो सभी तरह के कॉस्ट को पेड करने के बाद हमें प्राप्त होता है। दीज कॉस्ट इंक्लूड लेबर, मटेरियल, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट एंड टैक्सेस। इस कॉस्ट में लेबर कॉस्ट इंक्लूड होंगे, मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड होंगे, इंटरेस्ट कोई अगर माने हमने उधार लेकर के बिजनेस स्टार्ट किया, कोई डेब्ट है हमारे पास, उसका इंटरेस्ट हम काट देंगे, टैक्स काट देंगे। इसके बाद जो कहीं ना कहीं निकल के आएगा बचा हुआ रेवेन्यू होगा वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। अगला है प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड टू बिजनेस ओनर्स फॉर इन्वेस्टिंग। प्रॉफिट क्या होती है? एक रिवॉर्ड की तरह काम करती है बिजनेस ओनर्स फॉर इन्वेस्टिंग। इन स्मॉल कंपनीज इट्स पेड डायरेक्टली एज इनकम। ठीक है। अगर स्मॉल कंपनी की बात करेंगे तो ये केवल डायरेक्टली इनकम की तरह पे किया जाता है। इन कॉर्पोरेशन it is often paid in the form of dividend to paid shareholders। अगर स्मॉल कंपनी की बात करेंगे तो प्रॉफिट डायरेक्ट इनकम की तरह काम करता है, लेकिन अगर बड़े कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं, लार्ज कंपनी की बात करते हैं, तो वहां इस प्रॉफिट को उसके जितने भी शेयर होल्डर्स है उसके बीच क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। मतलब छोटे छोटे उसको जैसे जिस तरह से उसने अंश परचेज किए हैं, पूरी पूंजी का जो पूरा भाग लगा अंश में, उसी को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अगली अकाउंटिंग। अब प्रॉफिट की बात होगी तो प्रॉफिट दो प्रकार की, एक होगी अकाउंटिंग प्रॉफिट, दूसरी होगी इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करेंगे तो बोला अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मॉनेटरी रेवेन्यू एंड टोटल मॉनेटरी कॉस्ट। पूरे मॉनेटरी रेवेन्यू में से अगर मॉनेटरी कॉस्ट को घटा देंगे तो क्या बचेगा? अकाउंटिंग प्रॉफिट बचेगा। एंड इज कंप्यूटेड बाय यूजिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, गैप। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द सेम एज बुक कीपिंग cost and consist of credit and debits on a firm's balance sheet। अकाउंटिंग प्रॉफिट एक बुक कीपिंग की तरह काम करता है जिसके अंदर कंसिस्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट्स ऑन अ फर्म्स बैलेंस शीट, फर्म के बैलेंस शीट में रहती हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। वो केवल एक्सप्लिसिट एक्सटीरियर कॉस्ट को ही क्या करती हैं? मेंटेन करके रखती हैं। किसको? अकाउंटिंग प्रॉफिट में केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही क्या किया जाता है? कंसिडर किया जाता है। और जो भी हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ रही है उसमें से एक्सप्लिसिट कॉस्ट को घटा दिया जाता है। और टोटल रेवेन्यू में से जब एक्सप्लिसिट कॉस्ट को हम घटा देते हैं तो वहां से निकल के आता है हमारा क्या? वहां से निकल के आता है हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगली इकोनॉमिक प्रॉफिट। बोला इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल मॉनेटरी रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट, बट टोटल कॉस्ट इंक्लूड बोथ एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जब भी हम इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करने आएंगे तो यहां पर एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अलावा इम्प्लिसिट कॉस्ट भी क्या जाएंगे? कंसिडर हो जाएंगी। इकोनॉमिक प्रॉफिट इंक्लूड द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन एंड इज देयरफॉर लोअर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट की तो बोला इकोनॉमिक प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड की जाती है कौन सी? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है। क्या की जाती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड की जाती है जो कि प्रोडक्ट्स एसोसिएटेड रहती हैं किसके साथ? प्रोडक्शन
एंड लोअर देन अकाउंटिंग प्रॉफिट, जो कि प्रोडक्शन के साथ बिल्कुल एसोसिएट रहती हैं और वो क्या करती हैं, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट को लो कर देती है, कम कर देती है। इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर अ लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। ठीक है, बोला इकोनॉमिक प्रॉफिट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक प्रॉफिट ऑल्सो अकाउंट्स फॉर लॉन्गर स्पैन ऑफ टाइम, लंबे समय तक स्पैन ऑफ टाइम देन अकाउंटिंग प्रॉफिट। इकोनॉमिस्ट ऑफन कंसिडर लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म चीजों को चाहता है, क्या चाहता है, लॉन्ग टर्म हम क्या कर सस्टेन रह सके। इकोनॉमिक प्रॉफिट इज टू डिसाइड इफ अ फर्म शुड इंटर और एग्जिट मार्केट, और ये तभी क्या की जाती है, डिसाइड की जाती है जब या तो हम क्या कर रहे हैं, इंटर कर रहे हैं मार्केट में, या वहां से एग्जिट कर रहे हैं। इस बीच में वो नहीं निकाली जाती है जब हम एग्जिट कर रहे हैं या इंटर कर रहे हैं। ठीक है, हाँ अगर जरूरत पड़ेगी तो बीच में भी निकाली जा सकती है, लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट को हर एक वर्ष के अंत में, हर एक अकाउंटिंग ईयर के अंत में निकाल करके सामने प्रेजेंट किया जाता है, ताकि हम ये देख सके कि कंपनी की जो मतलब वर्किंग कंडीशंस है, कंपनी के जो कमाई है वो रेगुलर बेसिस पे हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या समस्या आ रही है, इन पर गौर फरमाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अब हमने बात यहां पर की है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की, तो भाई अगर हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट कॉस्ट की, तो बोला एक्सप्लिसिट कॉस्ट आर कॉस्ट दैट इन्वॉल्व डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट। ठीक है, डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट जो है वो उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट को कहा जाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट को क्या कहता है, डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट। wages paid to workers, rent paid to landowner and material cost paid to supplier are all are example of explicit cost. explicit cost का मतलब है डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट्स, मतलब किसी रेवेन्यू को अर्न करने के लिए जो हमने डायरेक्ट मॉनेटरी पेमेंट किया, मॉनेटरी पेमेंट डायरेक्टली हमने पे किया है, उससे क्या कहा जाएगा, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उसे एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहा जाएगा। दूसरी आती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट, दूसरी क्या आती है आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे, बोला इम्प्लिसिट कॉस्ट आर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट अ प्रोड्यूसर ऑलरेडी ओन, एक प्रोड्यूसर के पास पहले से वो ओन्ड है, मतलब उसके लिए जो प्राइसिंग है वो क्या कहलाती है, इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाती है। द इम्प्लिसिट कॉस्ट इज व्हाट द फर्म मस्ट गिव अप इन ऑर्डर टू यूज इट्स रिसोर्सेज, मतलब ये वह कॉस्ट है जिसकी जो कि इसके लिए पे किया जाता है कि मान लीजिए ओनर ने अपनी गाड़ी दे दी है बिजनेस को, मतलब मैं अपनी पर्सनल गाड़ी से तेजस का काम कर रहा हूं, तो अपनी गाड़ी से तेजस का काम कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं पेमेंट तो नहीं ले रहा हूं तेजस से, तो बोला कि ये कॉस्ट भी उसमें क्या करिए, कंसिडर करिए, उस गाड़ी का भी कॉस्ट निकालिए, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट बनाएंगे। अब क्योंकि अगर मान लीजिए मैं ये गाड़ी अपने मतलब बिजनेस को ना देकर किसी दूसरे बिजनेस को देता तो वहां से कितनी, क्योंकि वहां पर एक बात आ जाएंगी ना कि सर ठीक है अपना बिजनेस अपना गाड़ी भी नहीं कंसिडर कर रहे हैं, उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट में फिर ला रहे हैं, तो इम्प्लिसिट कॉस्ट में ला रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि उसका कॉस्ट कितना होगा। तो हम देखेंगे ना कि उसी तरह की गाड़ी या उसी तरह का जो वस्तु है उसका अगर हम किराए पर लेंगे या किसी से मांगे, किसी से वहां से लेंगे रेंट पर, तो हमें कितना प्राइस देना पड़ेगा, तो जितना प्राइस देना पड़ेगा वही उसका क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अपॉर्चुनिटी मैं मिस कर रहा हूं, किसके लिए, इस चीज के लिए, तो दैट्स कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दैट्स कॉल्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, बोला इन अदर वर्ड्स एन इम्प्लिसिट कॉस्ट इज एनी कॉस्ट दैट रिजल्ट फ्रॉम यूजिंग एन एसेट इंस्टेड ऑफ रेंटिंग सेलिंग और लैंडिंग इट। ठीक है, बोला कि इन अदर वर्ड इम्प्लिसिट कॉस्ट इस तरह का कॉस्ट है जो यूजिंग एसेट इंस्टेड ऑफ रेंटिंग सेलिंग एंड लेंडिंग, मतलब उसको ना रेंट पे लिया है ना सेल किया ना लेंडिंग, मतलब इसके अलावा जो हम उस एसेट्स को यूज कर रहे हैं और वहां उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या इम्प्लिसिट कॉस्ट कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ पेपर प्रोडक्शन फर्म, एक पेपर प्रोडक्शन फर्म है, मे ओन ग्रोव ऑफ ट्री, जो पेपर वहां से बनाएगा उसकी ट्री उसके खुद के पास है। The implicit cost of that natural resource is the potential market price the firm could receive if it sold as lumber instead of using it for paper production. अगर मान लीजिए कि इस लकड़ी को अगर वो किसी दूसरे जगह बेचता ना कि अपनी पेपर प्रोडक्शन फर्म में लाता, तो वहां पर उसकी कॉस्ट क्या मिलती उसको, तो उसकी वहां पर जो कॉस्ट मिलती वही उस लकड़ी के लिए, उस ट्री के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट हो जाएगा, जिसको क्या करेंगे हम टोटल रेवेन्यू में से घटाएंगे।
टोटल रेवेन्यू में से उसे भी हम घटाएंगे। ठीक है, अकाउंटिंग प्रॉफिट और इकोनॉमिक प्रॉफिट में डिफरेंस बताया हुआ है। इसको डिटरमाइन किया जाता है गैप के द्वारा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के द्वारा, और उसे इकोनॉमिक प्रिंसिपल के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है। इसमें इंक्लूड होती है केवल एक्सप्लिसिट कॉस्ट, वहां पर एक्सप्लिसिट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों आती हैं। सिंगल एंटिटी अकाउंटिंग पीरियड व्यू, ये होता है मैक्रो मार्केट होल ऑफ प्रोजेक्ट टाइमलाइन व्यू, मतलब लॉन्ग टर्म व्यू, यूज्ड फॉर इनकम टैक्स एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसे यूज किया जाता है इनकम टैक्स के लिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए, और इसे यूज किया जाता है डिटरमाइन मार्केट एंट्री, स्टे और एग्जिट के लिए। इसे ये क्या यूज किया जाता है, मार्केट में एंट्री करने के लिए और एग्जिट करने के लिए यूज किया जाता है। किसको, इकोनॉमिक प्रॉफिट को, किसको, इकोनॉमिक प्रॉफिट को। ठीक है भैया, चलिए अगली जो विशेषता है कैपिटल मैनेजमेंट है। क्या है अगली, कैपिटल मैनेजमेंट है। अगली क्या है, कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट, हाँ, कैपिटल मैनेजमेंट। कैपिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो बोला ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ऑर्गेनाइजेशन को बड़ी एक समस्या होती है मेक डिसीजन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल को कहां इन्वेस्ट किया जाए। द डिसीजन रिक्वायर्स साउंड नॉलेज एंड एक्सपर्टीज इन वेरियस इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। मतलब अगर आपको अच्छे से कैपिटल को मैनेज करना है, उसे कहां इन्वेस्ट करना है ये सही तरीके से जानना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो इकोनॉमिक्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं उस एस्पेक्ट्स को जानने होंगे, उसमें आपको एक्सपर्टीज हासिल करनी होगी, उसकी साउंड नॉलेज होनी चाहिए। साउंड नॉलेज का मतलब एक अच्छी पकड़ वाली नॉलेज होनी चाहिए, डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। To make sound capital investment decision, an organization needs to determine various aspects such as the cost of capital, rate of return, है ना, ये तमाम चीजों को देखना पड़ेगा। अगली है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस। बिजनेस फर्म जनरली ऑपरेट अंडर कंडीशन ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस फर्म जो ऑपरेट होती है रिस्क और अनसर्टेनिटी के अधीन क्या होती हैं, क्या होती हैं, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के अधीन कार्यरत होती हैं। तो आपको वहां पर रिस्क और अनसर्टेनिटी, मतलब कितना रिस्क है कितनी अनसर्टेनिटी है, इसको भी एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तभी आप एक बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अगली है स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यहां पर उसको पिक्चर के माध्यम से हमने बताया, क्या किया है, पिक्चर के माध्यम से हमने बताया है। थोड़ा सा बड़ा करता हूं पिक्चर्स को, पिक्चर के माध्यम से बताया गया है। पिक्चर्स के माध्यम से यहां बताया गया है। यहां पर आप देखेंगे पहला है माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू ऑपरेशनल इश्यूज, जो कि हमने पहले डिफाइन की है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू बिजनेस एनवायरनमेंट, इस पर बिजनेस एनवायरनमेंट पर। अब यहां पर उसको पहला थ्योरी ऑफ डिमांड, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या आ जाएगा, ये 5 चीजें आ जाएंगी। पहली थ्योरी ऑफ डिमांड, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, हमको पढ़ना है डिमांड के बारे में पूरी। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट डिसीजन, ये भी सेकंड। थर्ड प्राइसिंग थ्योरी एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, कि मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है और उस हिसाब से हमारी प्राइसिंग क्या होंगी, प्राइसिंग थ्योरी। चौथी प्रॉफिट एनालिसिस एंड मैनेजमेंट, एंड पांचवी थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये 5 हो जाएंगे। तो भाई अगर हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये 5 आ जाएगा, और अगर हम बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो ये 3 आ जाएगा, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये आ जाएंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। किसमें आ जाएंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे रखा हुआ है, एप्लीकेशन का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके पूरी पीडीएफ तो नहीं, मतलब कुछ कुछ चैप्टर वाइज पीडीएफ, मतलब मैंने स्क्रीन मतलब उसका चैप्टर वाइज काट करके कुछ पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन में फ्री डाले हुए हैं, और इवन अगर देखेंगे तो शायद मिल भी जाएगा, क्योंकि मैंने बोल रहा था कुछ दिन पहले सबको अपलोड कर देने के लिए, ताकि उसको स्टूडेंट देख सके। तो आप उसको मतलब डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं एप्लीकेशन। अगली है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अगर हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहले प्रिंसिपल आएंगे प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन। पहला प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ पीपल मेक डिसीजन, कि एक लोग डिसीजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहला पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रैशनल पीपल थिंक एंड द मार्जिन, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट, कैसे लोग इंटरेक्ट होंगे। पहला है ट्रेड कैन मेक एवरीवन बेटर ऑफ,
मार्केट्स आर यूजुअली अ गुड वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तीसरी, गवर्नमेंट कैन समटाइम्स इंप्रूव मार्केट आउटकम्स। ये तीन चीजें आ जाएंगी। यहां पर आप फिर आगे प्रिंसिपल्स ऑफ हाउ इकोनॉमी वर्क्स एज अ होल। एक इकोनॉमी होल कैसे काम करता है, बोला एक कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, country standard of living depends on its ability to produce goods। ठीक है, अ कंट्री स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंट्री के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो डिपेंड करती है किसकी, इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस, मतलब उसकी प्रोड्यूसिंग एबिलिटी क्या है गुड्स और सर्विस को लेकर के। प्राइस राइज, प्राइस राइज व्हेन द गवर्नमेंट प्रिंट्स टू मच मनी। ठीक है, अगर जैसे अगर हम गवर्नमेंट प्रिंट कर लेंगे बहुत ज्यादा मनी तो अपने आप प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगी। और अगला, सोसाइटी फेसेस अ शॉर्ट रन ट्रेड ऑफ बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रिंसिपल ऑफ हाउ इकोनॉमी वर्क एज होल। तो भाई ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है कि आपको क्या कर दी जाएंगे, प्रिंसिपल्स दे दी जाएंगी और उसके अंतर्गत कौन सी चीजें शामिल होती हैं इसके नाम लिख दिए जाएंगे और आपको वहां से क्या करना है, उसको ढूंढने। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए जाएंगे, उस पॉइंट में से इन पॉइंट्स को ढूंढना है। तो एक बार इसको जरूर अच्छे से कैरी आउट कर लेंगे। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अच्छे से दिख रहा है, और उसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, वैसे इस नोट्स की पीडीएफ तो आपको मिल ही रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब थोड़ा सा मार्जिनल इकोनॉमिक्स के, मैं सॉरी मार्जिनल बोलते हैं, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टाइप्स की चर्चा कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा लंबा वीडियो तो हो जाएगा, लेकिन पूरे के पूरे कंसेप्ट्स मैं आपको बता रहा हूं एक एक करके। टाइप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। टाइप्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, सबसे पहला आएगा लिबरल मैनरिज्म, नॉर्मेटिव मैनेजरियलिज्म, रेडिकल रेडिकल मैनेजरियलिज्म। ठीक है, तीन। सबसे पहले बात करते हैं लिबरल मैनेजरियलिज्म का। एक मार्केट इज डेमोक्रेटिक प्लेस। मार्केट क्या है, डेमोक्रेटिक प्लेस है जहां पीपल आर लिबरल टू मेक देयर चॉइस एंड डिसीजन। जहां पीपल, बिल्कुल पीपल को लिबरलिज्म प्रदान की गई है ताकि आप अपने चॉइस और चॉइस मतलब अपने चॉइस कर सके, डिसीजन कर सके। द ऑर्गेनाइजेशन एंड द मैनेजर्स हैव टू फंक्शन अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स डिमांड एंड मार्केट ट्रेंड, else it may lead to business failures। अगली है नॉर्मेटिव मैनेजरियलिज्म। कौन सी, नॉर्मेटिव मैनेजरियलिज्म। द नॉर्मेटिव व्यू ऑफ मैनेजरियलिज्म इकोनॉमिक्स स्टेट दैट administrative decisions are based on real life experience and practice. They have a practical approach to demand analysis and forecasting, cost management, product design and promotion, recruitment, etc. ये हो जाएंगी नॉर्मेटिव। अगली है रेडिकल मैनेजरियलिज्म। बोला कि मैनेजर्स मस्ट हैव अ रिवॉल्यूशनरी एटीट्यूड। मैनेजर के पास क्या होती है, रिवॉल्यूशनरी एटीट्यूड। ठीक है, उनके पास होनी चाहिए। बिजनेस क्या कि किसके लिए, रिवॉल्यूशनरी एटीट्यूड होनी चाहिए टुवर्ड्स बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर के। बिजनेस प्रॉब्लम को लेकर के उनके पास रिवॉल्यूशनरी एटीट्यूड होनी चाहिए। दे मस्ट मेक डिसीजन टू चेंज द प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन कर सकते, मतलब डिसीजन ले सकते हैं, मेक डिसीजन to change the present situation and condition, present situation and condition को change कर। The focus more on the customer's requirement and satisfaction rather than only profit maximization। Subject matter and area of managerial economics। ठीक है, कौन का सब्जेक्ट मैटर एंड एरिया ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर एंड एरिया ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की बात होगी, सबसे पहला क्या आंसर आ जाएगा, ऑपरेशनल और इंटरनल बिजनेस इश्यूज, ऑपरेशनल एंड इंटरनल बिजनेस इश्यूज। और दूसरी आएंगे आपकी एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज। अगर ऑपरेशनल एंड इंटरनल बिजनेस इश्यूज की बात होगी तो सबसे पहला क्या आएगा, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, प्राइसिंग डिसीजन, प्रॉफिट डिसीजन, कैपिटल डिसीजन, इन्वेंट्री डिसीजन। ये सारे चीज आ जाएंगे किसमें, ऑपरेशनल एंड इंटरनल बिजनेस इश्यूज के अंदर। दूसरी है एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज में कौन कौन सी, political system of the country, macroeconomic environment, government policies, trends and attitude of pressure group, financial system of the country, pressures from foreign business। ये सब किसमें आ जाएंगे, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज में आ जाएंगे। कहां पर आ जाएंगे, एक्सटर्नल और इन्वायरमेंटल इश्यूज में आ जाएंगे। ठीक है, रोल्स एंड यूजेस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब लास्ट
जो टॉपिक हम आज के लिए कर रहे हैं, ये लास्ट होगी, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, एंड उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म, जिसमें 7 प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसको बहुत ही मैंने एकदम उसके कोर पॉइंट फैक्ट बहुत अच्छे तरह से नोट में हमने दिए हुए हैं। इसके उसको लेकर के हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। लेकिन उससे पहले अभी करते हैं डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। भाई डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करेंगे, बोला इकोनॉमिक्स इज अ ट्रेडिशनल सब्जेक्ट दैट हैज प्रिवील्ड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ मॉडर्न कंसेप्ट एंड स्टिल डेवलपिंग, वो भी डेवलप कर रहा है। इकोनॉमिक्स मेनली कवर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिक्स थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को कवर करता है, जबकि बिजनेस इकोनॉमिक्स कवर्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को कवर करता है। इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज आर स्टडीड, इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल और सोसाइटी के प्रॉब्लम्स को स्टडी की जाती है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में भाई मेन एरिया ऑफ स्टडी इज द प्रॉब्लम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन प्रॉब्लम्स हैं उसको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। इन इकोनॉमिक्स ओनली इकोनॉमिक फैक्टर आर कंसीडर्ड, इकोनॉमिक्स में केवल इकोनॉमिक फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर दोनों को कंसीडर किया जाता है। बोथ माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉल अंडर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर दो चीज आती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉल अंडर द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर दोनों चीजें आ जाएंगी, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो वहां पर उसके स्कोप में केवल और केवल आएगा तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आएंगे। लेकिन वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को यूज जरूर करता है, अप्लाई जरूर करता है। क्यों? क्योंकि जिस बिजनेस के लिए वो डिसीजन कर रहा है, जिस बिजनेस को मैनेज करने के लिए, सही तरह से मैनेज करने के लिए वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को अपना रहा है, तो वो जानना चाहता है कि उस बिजनेस के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो कैसे है, और इसको जानने के लिए उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही हेल्प लेना पड़ेगा, कोई और चीज उसे हेल्प नहीं कर सकती है। बात समझे? एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बहुत अच्छा। कैसा लगा लेक्चर्स, इसके बारे में कमेंट करके आप जरूर हमें फीडबैक दीजिएगा। एंड और अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो आगे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। सुबह वाली जो बैच होंगी अभी बीपीएससी का बैच में मेरा थोड़ा क्लास का शेड्यूल्ड है, इस वजह से एसटीटी में शेड्यूल है क्लासेस, इस वजह से। नहीं तो ये जो क्लासेस होंगी वो लगभग 7 सवा 7 बजे से शुरू होंगी, है ना। मार्च के बाद 7 सवा 7 बजे शुरू होंगी और लगभग 2 से सवा 2 घंटे की क्लासेस ये वाली सुबह वाली रहेंगी, जो कि बिल्कुल फाउंडेशन बेसिक्स यहाँ पर रहेगा। और मैं एक टारगेट बैच अनाउंस कर रहा हूँ शाम के टाइम में, ठीक है। और शाम के टाइम में टारगेट जो बैच रहेंगे उसमें जो क्वेश्चंस आए हैं, जो जो मतलब बेहतर कंसेप्ट हैं, उस कंसेप्ट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जो केवल टारगेट बैच लेना चाहते हैं वो शाम वाले बैच ज्वाइन करके टारगेट बैच के थ्रू पढ़ सकते हैं। एंड जो फाउंडेशन लेते हैं तो उनको टारगेट बैच कहीं ना कहीं ऑलरेडी फ्री मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई पैसा अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा सजेशन होगा कि आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करें और उसमें टारगेट प्लस फाउंडेशन दोनों चीजें आ जाएंगी तो एक बेहतर तैयारी हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर यूनिट ही पढ़ना चाहते हैं तो व्यवस्था भी मैं अपने एप्लीकेशन पर कर रहा हूं। अभी आपने देखा होगा इंटरनेशनल बिजनेस का पूरा कोर्स का मॉड्यूल लगभग 2 या 250 उसका दाम प्राइस है, वो अभी आप पे करके डायरेक्ट परचेज करके पढ़ सकते हैं। वहां पर भी सारे लेक्चर्स रिकॉर्डेड हैं, वहां उसको आप देख सकते हैं, नोट्स दिए गए, एमसीक्यू दिए गए, सब कुछ दिया गया। और जो एक टेस्ट होगा इंटरनेशनल बिजनेस का, वो भी वहां पर लगभग 50-100 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आने वाली है, वो टेस्ट भी आपको मिल जाएगा। तो एक कंप्लीट टेस्ट मिल जाएंगी, एमसीक्यूज मिल जाएगा एंड पूरे के पूरे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप सेपरेटली यूनिट बाय यूनिट भी परचेज करके कॉमर्स एंड पेपर 1 के पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे वो चीजें इतिहास में भी होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट में भी होंगी। अभी तत्काल ये व्यवस्था शुरू की गई है कॉमर्स एंड पेपर 1 में, ठीक है। और अगर कंप्लीट लेना चाहते हैं, लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं, तो आप फाउंडेशन बैच लीजिए, वहां पर सारी की सारी क्लासेस होती है हमारी, लाइव होती हैं। जिस टाइम स्टूडेंट ऑफलाइन बैठे होते हैं, सामने भी बैठे हुए हैं, और आप भी अभी लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव मैं कर रहा हूँ दोनों। और ये चीजें रिकॉर्डेड रूप में जाएंगी कहां पर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम बात करेंगे मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फॉर्म,
ठीक है। और इस चैप्टर को कल वो चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। और 2 लेक्चर्स और हुए थे। पहला हुआ था बिजनेस सॉरी बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड दूसरा कंसेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। तो ये लगभग 2-3 कंसेप्ट हुए, इसको अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करिए। अगर कोई समस्या आती है तो उसको पूछिए, क्योंकि देखिए जब आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ा दिया, मेरे पढ़ाने के बाद जब आप उसको एक बार पढ़ेंगे, उससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, नहीं कुछ कंसेप्चुअल आप कुछ थिंक करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक प्रॉब्लम्स निकल के आएंगे। उस प्रॉब्लम को हमारे साथ डिस्कस करेंगे, तब बेहतर होगा, ना कि मैं सारे कॉन्सेप्ट को बता दूं और सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। सारे क्वेश्चंस को अगर मैं सॉल्व करके दे दिया तो आप कुछ भी नहीं सीखेंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। यूनिट नंबर 1 खत्म हो चुका है, उसके भी एमसीक्यूज दिए गए सॉल्व करने के लिए, तो आप भी सॉल्व करिएगा। एंड यूनिट नंबर 2 चल रहे हैं, एक चैप्टर खत्म हो गए हैं, दूसरी चैप्टर आज शुरू होंगी, अभी कुछ देर बाद उसकी क्लासेस हैं, अब शुरू होगी। एंड शाम में हम मैथमेटिकल रीजनिंग को डिस्कस कर रहे हैं। वहां पर जितने भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं पेपर 1 के, वो सभी हम डिस्कस कर रहे हैं, चाहे वो मैथमेटिकल रीजनिंग हो, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो डीआई हो, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग, उन तमाम तरह की चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। तो वो भी लाइव क्लासेस रहता है, लगभग 3 बजे से रहता है, आप उसमें भी ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, गुड बाय नहीं बाय, थैंक यू।